लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल साइंस वाले सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। माय नेम इज शोएब खान। वेलकम टू द साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं एक बढ़िया शानदार जबरदस्त टॉपिक, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस क्लास 10 लेसन ग्रेविटेशन। टॉपिक लगा है आपके स्क्रीन पर। क्या? न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जी हां, बहुत अच्छा टॉपिक, जबरदस्त। तो न्यूटन अंकल क्या कहकर गए? एक लॉ बना करके गए, एक थ्योरी दे करके गए, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो उस थ्योरी में क्या लिखा है? तो न्यूटन अंकल की वो थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सारे के सारे एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो वो थ्योरी क्या कहती है, वो लॉ क्या कहता है, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो न्यूटन ने ये कहा है कि हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगती है ना। तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 और एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2। उन्होंने ये कहा कि दो अलग अलग मास वाले ऑब्जेक्ट, उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। दो अलग अलग मास वाले ऑब्जेक्ट, उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगती है। यूनिवर्स की कोई भी चीज हो, कोई प्लैनेट्स हो, कोई स्टार्स हो, कोई सन हो, कोई मून हो। अर्थ मून पर फोर्स लगाती है, मून अर्थ पर फोर्स लगाता है, प्लैनेट्स सन पर फोर्स लगाते हैं, सन प्लैनेट्स पर फोर्स लगाता है। तो यूनिवर्स की कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जिसे कहते हैं। तो दो अलग अलग मासेस के बीच में फोर्स लगती है। तो मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है। m1 m2 पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाता है, m2 m1 पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो और ये फोर्सेस जो है ना, पिछले वीडियो में हमने सीखे थे कि दो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो फोर्स लगती है सेंटर टू सेंटर। यानी कहां से निकलेंगी फोर्स? इस ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है आपका m1, इसका मास m1, इसके सेंटर से फोर्स निकलेंगी तो कहां जाएंगी? m2 के सेंटर पर। और यहां से फोर्स निकलेंगी तो इसके सेंटर पर। तो फोर्स लगती है सेंटर टू सेंटर, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। और इनके बीच में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो भी मेजर किया जाता है सेंटर टू सेंटर। तो ये हो गया इनके बीच में का डिस्टेंस d। क्या बोलेंगे इसको? डिस्टेंस d, सेंटर टू सेंटर मेजर करते हैं। तो इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, न्यूटन अंकल ने, कि अगर मास बढ़ता है, अगर इन ऑब्जेक्ट के मास बढ़ते हैं, मासेस बढ़ते हैं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बढ़ती है। अगर मास बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बढ़ती जाएंगी। अगर मास कम होता है ऑब्जेक्ट का तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कम होती जाएंगी। तो ये कह करके गए
क्या कह करके गए कि अगर मास बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ती है। अगर इनका मास बढ़ता है तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो भी बढ़ती जाएंगी। अगर, ठीक है, अगर मास कम होता है तो फोर्स भी कम होंगी या कम लगती है। ठीक है, अगर मास बढ़ता है तो उन ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स भी बढ़ेंगी। मास बढ़ता है, फोर्स भी बढ़ती है। मास कम होता है, फोर्स भी कम होती है। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस पर डिपेंड हो गई? मास पर डिपेंड हो गई। मास के साथ साथ चल रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, सीधा सीधा उस पर डिपेंड। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको हम कैसे लिख सकते? फॉर्मूले के रूप में कुछ ऐसा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मासेस दोनों m1 m2, force is directly proportional to the product of the masses of the two objects। तो फोर्स किस पर डिपेंड हो जाती है? दोनों ऑब्जेक्ट के मास पर। तो यहां फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ना, इसको ऐसा लिख दो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो मास की बात हो गई। जैसे जैसे मास बढ़ता है ऑब्जेक्ट का, वैसे वैसे उनके बीच में लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ते जाती है। अगर मास कम होता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कम होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मास की बात हो गई। अब देखते हैं डिस्टेंस की बात। कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है ये, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। मान लो कितना है? 2 मीटर। चलिए, अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इनके बीच में डिस्टेंस मान लो 400 मीटर है। कितना है? 400 मीटर। तो ये दोनों में, इसमें और इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो किसमें फोर्स ज्यादा लगेंगी, किसमें फोर्स कम लगेंगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनके मास m1 m2 हो, तो जिसमें डिस्टेंस कम है, जिन ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस कम होता है, उनमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा लगती है। और जिन ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस ज्यादा हो, एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं,
तो उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम लगती है, यानी डिस्टेंस के साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मामला उल्टा, इनवर्स होगा, इनवर्स, उल्टा। देखो यहां डिस्टेंस कैसा है, d कम है, डिस्टेंस कैसा है, कम है, लेस है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होंगी इनके बीच में ज्यादा। डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा। अगर डिस्टेंस कम हो ऑब्जेक्ट के बीच में तो फोर्स ज्यादा लगती है, और यहां पर इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, यहां डिस्टेंस ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम लगेगी। डिस्टेंस अगर बढ़ जाए दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम लगती है। डिस्टेंस अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कम हो जाए, यह जैसे यहां पर, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा लगती है। तो अगर डिस्टेंस कम हो, अगर डिस्टेंस कम हो तो फोर्स ज्यादा लगती है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो फोर्स कम लगती है। अगर डिस्टेंस कम हो तो फोर्स ज्यादा लगती है। यहां डिस्टेंस कम है तो इनके बीच में फोर्स ज्यादा लगेंगी। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो फोर्स कम लगती है। यहां डिस्टेंस ज्यादा है तो इनके बीच में फोर्स कम लगेंगी। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? नहीं आया? देखिए, दो मैग्नेट है, इसका साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, नॉर्थ पोल, है ना। यहां एक मैग्नेट रखा है, तो दो मैग्नेट रखे हैं। अब साउथ पोल नॉर्थ पोल ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दोनों मैग्नेट्स करीब रखे हुए हैं, डिस्टेंस इनके बीच में कम है, तो ये दोनों एक दूसरे को चिपकने वाले हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाली है इनके बीच में, मैग्नेटिक फोर्स लगने वाली है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस है कम। लेकिन अगर ये दो मैग्नेट को मैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर रख दूं, एक इधर रख दूं और एक उधर दूर ले जाकर के रख दूं, तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे पर फोर्स तो लगाएंगे, जरूर, बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन उनका जो अट्रैक्शन पावर है वो होगा कम। उनकी पावर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आ सके और चिपक सके। फोर्स तो जरूर लगाएंगे, दोनों लगाएंगे एक दूसरे पर, लेकिन उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि दोनों को एक दूसरे के करीब ला सके। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस, अंतर बहुत ज्यादा है। तो अगर अंतर ज्यादा हो, फासला ज्यादा हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां कम लगता है।
सेम बिल्कुल ऐसा यहां पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मामला भी वैसी होगा। यूनिवर्सल में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ता जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम लगेगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ती जाएंगी। तो डिस्टेंस के साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मामला उल्टा। तो अब इसको कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको फॉर्मूले के रूप में, जिस तरह से हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को फॉर्मूले के रूप में लिखा है, दो मासेस के साथ क्या हाल हो रहा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस के साथ मामला तो उल्टा हो रहा ना, डिस्टेंस बढ़ रहा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम हो रही, डिस्टेंस कम हो रहा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ रही है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जब मामला उल्टा है तो इनवर्सली है तो साइन, लेकिन पढ़ेंगे इसको इनवर्सली, सामने वाली चीज डिवाइड में जाएंगी कि 1/d², डिस्टेंस इसका स्क्वायर, दोनों का डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से यहां तक की, दोनों का रेडियस मिला करके, तो d² बोलो या r² बोले एक ही बात होती। तो इसको पढ़ेंगे कैसा, साइन तो वही है दोनों भी, लेकिन पढ़ने में फर्क, यहां पढ़ेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस साइन को, F फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट m1 एंड m2। यहां कैसा पढ़ेंगे, साइन वही है, दिखने में साइन वही है, लेकिन उल्टा मामला हो रहा, डिस्टेंस के साथ उल्टा मामला हो रहा, डिस्टेंस बढ़ रहा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम लग रही, डिस्टेंस कम तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ज्यादा, है ना। जैसे हमने मैग्नेट की एग्जांपल लिए, बस मैग्नेट की एग्जांपल को याद रखना। तो यहां इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसको कैसा पढ़ेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन is inversely proportional to the square of distances of two object। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है स्क्वायर टाइम तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होंगी। चलिए, तो अब हम ये देखेंगे, तो जब तक कि आप है ना इसको जरा अच्छी तरह से नोट कर लो। तो नोट किए, कर लिए नोट, हो गया, लिखना हो गया, हुआ लिखना। चलिए मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक के हमने क्या सीखे, अब तक हमने ये सीखे कि अगर दो ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है, क्या बढ़ता है, मास बढ़ता है, तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो भी बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, है ना। तो और अगर डिस्टेंस, फासला, अंतर वो अगर बढ़ता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उनके बीच में कम लगेंगी। और डिस्टेंस अगर कम हो जाए दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उनके बीच में बढ़ जाएंगी, ज्यादा लगेंगी, है ना। तो डिस्टेंस के साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का मामला इन्वर्टेड होता है, उल्टा। तो
हमारे सामने दो फॉर्मूले निकल करके आए हैं। जो ग्रेविटेशन की जो लॉ है उसको मैथमेटिकली फॉर्मूले के रूप में हमने ऐसा लिखे। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को, इसको और उसको कंबाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो यहां से F और यहां से F, इसको ले लो कॉमन, ठीक है, क्या ले लो, कॉमन। फिर साइन दे दो और फिर ये लिखो m1 m2 अपॉन में ये लिखो d²। तो हमारे सामने ये नया फॉर्मूला निकल करके आया है ना। के फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इस, देखो अब इसको अलग, यहां इसके साथ अगर पढ़ेंगे ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट m1 एंड m2 हो गया। इसके साथ पढ़ेंगे तो इनवर्सली, देखो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उनका स्क्वायर। तो इसके साथ फोर्स का मामला उल्टा, देखो d², ये डिवाइड में लगा है, नीचे लगा है, और ये जो है ना ऊपर, ये मल्टीप्लाई में है। तो ये अगर बढ़ता है तो ये कब बढ़ता है, जब मासेस बढ़ते हैं। हमने देखे अगर मास बढ़ते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बढ़ेगी। लेकिन अगर नीचे में मामला ये अगर बढ़ रहा, डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम लगेंगी। हमेशा ये याद रखना, डिवाइड में अगर कोई चीज है और अगर वो बढ़ रही है तो उसका आंसर हमेशा छोटा आता है। डिवाइड नीचे में अगर कोई चीज लगी है, वो अगर बढ़ रही है तो आंसर हमेशा छोटा आता है। तो यहां ये चीज बढ़ रही है d², तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यहां कम लगेगी। हमने देखे मैग्नेट वाली एग्जांपल को हमेशा याद रखना डिस्टेंस के मामले में। तो अब ये देखेंगे हम, डिस्टेंस कितना बढ़ता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितने गुना कम होती है। डिस्टेंस कितने गुना बढ़ता है और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितने गुना कम होती है। तो मान लो डिस्टेंस अगर डबल हो गया दो ऑब्जेक्ट के बीच में, कितना हो गया, डबल हो गया, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 4 गुना कम हो जाएंगी, 4 टाइम। डिस्टेंस अगर 3 टाइम बढ़ता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 9 टाइम कम हो जाएंगी। देखो ये चीज कम हो रही है, ये चीज यहां पर में कम हो रही है। ये चीज अगर हम बढ़ा रहे हैं तो, है ना, तो यहां 9 टाइम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम हो जाएंगी। कब, अगर 3 टाइम डिस्टेंस बढ़ रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, है ना। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में 4 टाइम डिस्टेंस बढ़ता है तो 16 टाइम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम हो जाएंगी, 16 गुना। अगर डिस्टेंस डबल हो जाए, डबल, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 4 गुना कम हो जाएंगी, 4 टाइम कम हो जाएंगी। टिबल हो जाए, 3 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ जाए, देखो ये बढ़ने का साइन, ये साइन कौन सा भाई दिया है मैंने, बढ़ रही है, और ये चीज घट रही है। तो अगर 3 टाइम डिस्टेंस बढ़ जाए
तो 9 टाइम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उनके बीच में कम हो जाती है। 4 टाइम अगर बढ़ रहा है डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो 16 टाइम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम हो रही है। तो स्टूडेंट्स इसको याद रखना माइंड में। तो अब बात करते हम किसकी बात करते हैं, इस फॉर्मूले की बात करते हैं कि स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हमने निकाले। अब इस फॉर्मूले में ये साइन है, साइन क्या का है, ये कौन सा साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। तो अगर इस साइन को हमको हटाना है तो किसी प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को लाना पड़ेगा। अगर हमको इस साइन को हटाना है तो प्रोपोर्शनैलिटी के किसी कांस्टेंट को लाना पड़ेगा। तो हम इस साइन को हटाते हैं क्योंकि हमको इक्वल बनाना है। तो ये F इक्वल टू का साइन दिए और इस साइन को हटाएं। इसकी जगह हम लेकर आ रहे हैं एक प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट, यहां पर कैपिटल G, फिर लिख दिए M1 M2 अपॉन d²। साइन को हटाकर हमने क्या लेकर आए, एक कांस्टेंट लेकर आए कैपिटल G। अब ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, तो कैपिटल G यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। कैपिटल G इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो कैपिटल G यहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो कैपिटल G इसकी वैल्यू को मेजर किए थे किसने, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल G की वैल्यू मेजर किए थे। कैपिटल G इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और इसका यूनिट होता है nm², न्यूटन मीटर स्क्वायर, kg -2²। चलिए, तो ये होती है कैपिटल G की वैल्यू। कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल G की वैल्यू हर जगह सेम होती, पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू नहीं बदलती, कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल। हर ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वैल्यू सेम होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में, चाहे मून हो, चाहे अर्थ हो, चाहे सन हो, चाहे टेबल हो, चाहे चेयर हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, सबके लिए कैपिटल G की वैल्यू सेम होंगी, वो नहीं बदलती पूरे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। इसकी वैल्यू को मेजर करके निकाला था किसने, हेनरी कैवेंडिश ने। तो इन्होंने इसकी वैल्यू मेजर करके निकाले, हेनरी कैवेंडिश साहब ने। कितनी निकली, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और इसका यूनिट होता है
न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये जो यूनिट है, ये यूनिट, अब हमको ये यूनिट निकालना पड़ेगा कि ये यूनिट्स कैसे मिला। तो अब जरा हम यूनिट निकाल लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिए, ये सब नोट कर लिए। चलो मिटा दो ना, चलो मिटा देते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू किसने निकाला था? हेनरी कैवेंडिश ने। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11। और कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है? यूनिट्स क्या होता है? nm स्क्वायर kg -2 स्क्वायर। चलो पहले फॉर्मूला क्या था हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का? इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है यूनिट। क्या चीज निकालनी है? यूनिट्स। यूनिट यूनिट ऑफ कैपिटल जी, इसका निकालते हैं यूनिट। तो फॉर्मूला क्या? F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर G को अकेला रख दो, अलोन। बाकी सारी चीजों को अल्टी पल्टी कर दो, तो G को अकेला रख दो। तो डी स्क्वायर साहब डिवाइड में है, इनको लेके चले जाओ इधर। ठीक है, ये F के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और m1 m2 ऊपर मल्टीप्लाई में लगे हुए हैं, तो ये किधर आ जाएंगे? डिवाइड में आ जाएंगे। तो वैल्यू क्या निकल के आती है हमारे पास? G इज इक्वल टू डी स्क्वायर, उड़ करके चले गया F के पास, F डी स्क्वायर, और m1 m2 नीचे में आ गया m1 m2। चलिए, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डी बोले तो डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? MKS में मीटर, तो लिखे मीटर। यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, अपॉन मास। अब दोनों मास है, ये m1 m2 है तो मास। मास का यूनिट क्या होता है? MKS में kg, किलोग्राम। हाँ, तो मास का यूनिट क्या होता है? kg। दो मास है यहां पर, तो kg का स्क्वायर। चलिए, तो स्टूडेंट्स अब ये देखना, यहां पर ये जो 2 है नीचे में, ये प्लस में है। किस में है? प्लस में है। तो एक काम करते हैं, इसको लेकर जाते हैं यहां पर, इसको लेकर जाते हैं यहां पर। तो अब क्या होगा? ये यहां से जब ऊपर जाएगा ना, तो प्लस वाला 2 ऊपर जब जाएगा तो वो माइनस बन जाएगा, -2 हो जाएगा। तो कैपिटल जी इक्वल टू
लिख दो वैल्यू वो सेम, यूनिट निकाले थे आपने, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, केजी। तो ये केजी +2 ऊपर जा रहा, तो ऊपर जाके यहां पर इनटू केजी, ऊपर जाके -2 हो जाएगा स्क्वायर। तो क्या यूनिट निकल के आया हमारे सामने, nm² इंटू केजी -2। सो दिस इज द यूनिट्स फॉर कैपिटल जी। व्हाट इज कैपिटल जी? कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो न्यूटन साहब ने ये लॉ निकाल करके गए हैं अपने ग्रेविटी की थ्योरी में, ये चीज दे करके गए हैं। तो इस यूनिट्स का काम पड़ने वाला है, आपको इसको अच्छी तरह से याद करके रखना है। बिल्कुल इस लेसन में फॉर्मूले और यूनिट आपको याद रखना ही रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे फिर। तो अब हमने देखे एक यूनिट्स जी का, यूनिट्स कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका यूनिट हमने निकाले। यूनिट कैसे निकला, तो इस यूनिट्स को अच्छी तरह से याद करके रख लो, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह। चलिए, और उसकी वैल्यू, जी की वैल्यू भी बिल्कुल याद होना, 6.673 इंटू 10 की पावर 6.673 इंटू 10 की पावर -11, और ये है यूनिट्स, ये वैल्यू और ये यूनिट्स, दोनों चीजें अच्छे से याद होना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप्स आज का टॉपिक आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको अपने कॉपी में